काव्य बिंब। काव्य बिंब किसे कहते हैं, बिंब से अभिप्राय क्या है, बिंब कैसे बनते हैं और बिंब की परिभाषा क्या है, इन सभी बातों का अध्ययन करने के लिए आज का हमारा विषय रहेगा काव्य बिंब। अंग्रेजी में एक शब्द है इमेज। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का पर्याय है। इमेज का मतलब या इमेज का अर्थ अगर हम साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें या हम शब्दकोशीय अर्थ इसका देखें तो इमेज का अर्थ है प्रतिमा, आकृति, रूप, चित्र, पदार्थ का मनश्चित्र या मानसिक प्रतिकृति, कल्पना अथवा स्मृतियों में उपस्थित चित्र अथवा प्रतिकृति जिसका चाक्षुष होना अनिवार्य नहीं है। अर्थात अब ये थोड़ा जटिल अर्थ हुआ, थोड़ा इसका सरलीकरण करके देखिए। यानी बिंब या इमेज का अर्थ हम लेंगे एक ऐसी आकृति या एक ऐसा रूप चित्र या हमारे दिमाग में या हमारे मन में एक ऐसी छवि, एक ऐसा चित्र जिसका आँखों के सामने होना अनिवार्य नहीं है। अर्थात वह चाक्षुष नहीं होगा, वह आँखों से नहीं दिखाई देगा आपको। ये जो आँखें हैं, हमारी जो भौतिक आँखें हैं, इन आँखों से वह रूप चित्र दिखाई नहीं देगा, अनिवार्य नहीं है, दिखाई दे भी सकता है लेकिन नहीं देगा। लेकिन जिसे मन की आँखें कहा जाता है, मन की आँखों से देखा जा सकता है। आमतौर पे अंग्रेजी का जो इमेज शब्द है उसका हम सामान्य व्यवहारिक जीवन में अर्थ कुछ और लेते हैं। कई बार कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति की इमेज ऐसी है, अमुक व्यक्ति की इमेज खराब हो गई, तो वहाँ एक जो अर्थ उभर के आता है वो होता है छवि, व्यक्ति की छवि। इमेज का अर्थ है छवि। और जो हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं शब्द की इमेज खराब हो गई, इमेज ये हो गया, तो वहाँ वो जो इमेज है उसको हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उस इमेज को या उस छवि को देखा नहीं जा सकता। अर्थात उसका देखना अनिवार्य नहीं है, देखी नहीं जाएगी वो। किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ, प्रतिकृति, मूर्त और दृश्य प्रत्यंकन। प्रतिकृति किसी के बारे में उसकी फोटो या प्रतिकृति जो होती है वो बिंब है। एक पदार्थ के लिए किसी ऐसे मूर्त अथवा अमूर्त पदार्थ का प्रयोग जो उसके अत्यधिक समान हो उसे बिंब कहते हैं। किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए एक ऐसी दूसरी वस्तु या दूसरा पदार्थ तय कर लिया जाता है जो उसके निकटतम होता है, वह हूबहू वह नहीं होता, उसके निकटतम होता है, उसके अंदर उसकी छवि दिखाई देती है, वो कहलाता है बिंब। जैसे मृत्यु के लिए निद्रा शब्द का प्रयोग, निद्रा शब्द का प्रयोग। यही कोई आदमी मर गया तो ये कहा जाएगा वह चिर निद्रा में लीन हो गया। चिर निद्रा में लीन हो गया का मतलब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ना नींद दिख रही है, ना लंबी नींद दिख रही है, हम एक अनुभव कर रहे हैं कि व्यक्ति का देहावसान हो गया। मनोविज्ञान में इमेज से अभिप्राय किसी ऐसे प्रत्यक्ष अनुभव की स्मृति से है जिसका प्रवृत्ति अनुभव के द्वारा रूपांतर हो जाता है। कोई ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव, यानी आप अपने जीवन में कोई ऐसी घटना देखी या कोई ऐसा दृश्य देखा, उस घटना या उस दृश्य की एक छवि, एक छाप आपके दिमाग में ठहर जाती है या दिमाग में बैठ जाती है। और बाद में कोई ऐसा ही अनुभव प्रवृत्ति अनुभव के द्वारा रूपांतर हो जाता है। बाद में आप वैसी ही कोई चीज़ देखते हैं या वैसी ही कोई घटना देखते हैं तो वो पहली वाली जो छवि है या पहले वाली जो इमेज आपके दिमाग में पड़ी हुई है वह ताज़ा हो जाएगी और पुनर्जीवित हो जाएगी। ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी में ये कहा जाता है। अंतः मनोविज्ञान तथा बहिर्मनोविज्ञान उद्दीपन द्वारा उद्बुद्ध बौद्धिक एवं रागात्मक तत्व अंतर्युक्त रहते हैं। उसके अंदर हमारी दिमाग के स्नायु तंत्र और हमारा रागात्मक संबंध उस घटना से जुड़ा हुआ होता है, तभी हम उस पहले वाली घटना को, ताज़ा घटना देख करके ज्यों का त्यों याद कर लेते हैं, स्मृति में आ जाती है। ये कहलाता है बिंब। आचार्य शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक हुल्ते और फिल्ट को माना है। ये तो रही बिंब की परिभाषा।
अब यह है कि साहित्य में बिंब का अवधारणा या बिंब का प्रयोग कैसे हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बिंबवाद काव्य या साहित्य में बिंबवाद का प्रवर्तक हुल्ते और फिल्ट थे, जिन्होंने 1908 में बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र निकाला। 1908 में ये हमारे छायावाद के प्रारंभ का युग कह सकते हैं आप। छायावाद वस्तुतः आरंभ नहीं हुआ था। 1912 से 1917 तक यूरोप और अमेरिका में बिंबवाद का आंदोलन चला था। ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, ये लगभग 5-6 साल तक बिंबवाद का आंदोलन चला था, जिसके अगुवाओं में थे एजरा पाउंड, टी.एस. इलियट। ये सारे के सारे रोमांटिसिज्म के कवि भी थे। रोमांटिसिज्म वह काव्य धारा थी जिसका हिंदी रूपांतर साहित्य में स्वच्छंदतावाद के नाम से आया। हिंदी साहित्य में टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, लेविल, फेरोल, विलियम्स आदि ये लोग जो थे वो बिंबवाद के प्रमुख कवि थे। अब हम बात करें बिंब की परिभाषा क्या हो सकती है। सबसे पहले बात कीजिए आप सी.डी. लेविस। सी.डी. लेविस के अनुसार काव्य बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द चित्र है। रेखा चित्र नहीं है, शब्द चित्र है। भावगर्भित, भावों अथवा विचारों से निर्माण किया हुआ, भाव अथवा विचारों से निर्माण किया हुआ या बनाया हुआ जो शब्द चित्र होगा वह बिंब है। वहले कहते हैं बिंब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मिति है। अमूर्त विचार अथवा भावना, पहले कहते हैं कि कोई ऐसा अमूर्त विचार या कोई ऐसी भावना जो हमारे अवचेतन में पड़ी हुई है या जो हमारी स्मृतियों में पड़ी हुई है और हमें पता नहीं पड़ी हुई है। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई रहती हैं, लेकिन किसी घटना या किसी बात को देख करके वो विचार या वो भावना दोबारा पुनः पनप जाती है, वो कहलाता है बिंब। टी.ई. ह्यूम के अनुसार बिंब पदार्थों के आंतरिक सादृश्य की एक अभिव्यक्ति है। पदार्थों के आंतरिक सादृश्य कि किसी पदार्थ के अंदर क्या है उसकी समानता हम बाहर कहीं ढूंढें, जो हमें दिख रहा है वह बिंब है। इस प्रकार समस्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि निष्कर्ष जो निकलते हैं कि बिंब क्या है, बिंब किसे कहते हैं, जो हमने अर्थ देखा, परिभाषा देखी, उसके आधार पर कुछ बिंदु उभर करके आते हैं और तब स्पष्ट होता है कि बिंब क्या है। तो पहली बात जो निकल करके आती होती है कि बिंब पदार्थ नहीं है। बिंब जो होता है कोई भौतिक पदार्थ नहीं होता जिसको आप स्पर्श कर सकें, जिसको आप छू सकें, जिसको आप अपनी आंखों से देख सकें। वरना क्या है तो फिर वो उसकी प्रतिकृति अथवा प्रतिछवि है, वह मूल नहीं है, पुनः सृष्टि है। यानी बिंब जो होता है वो ना तो कोई पदार्थ है, वह उसकी छवि है, मूल चीज़ नहीं है, वह उसकी प्रतिकृति है, दोबारा निर्माण किया हुआ है, मूल कुछ और ही है। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है, शब्द चित्र है जिसको वर्णन के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से हम अपने अंदर उतार सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो किसी पदार्थ के साथ विभिन्न इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है, प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध हो जाता है वो। यानी जैसे हम किसी गली से गुजर रहे हैं, अचानक हमारी जो नाक है उसके अंदर एक खुशबू आती है, नाक में उस खुशबू को हमारी नाक की जो घ्राणेंद्रिय है वह महसूस करती है, महसूस करने के बाद वह मस्तिष्क को संदेश देती है और फिर हमारे दिमाग में एक बिंब तैयार हो जाता है कि अमुक मिठाई या अमुक पकवान बन रहा है और हमारे दिमाग में उसकी फ़ोटो या उसकी तस्वीर बन जाती है, जिसको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो कहीं और बन रही है। समस्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव की प्रेरणा रहती है। नगेंद्र कहते हैं कि शब्दार्थ के शब्द और अर्थों के माध्यम से कल्पना द्वारा एक ऐसी छवि तैयार कर ली जाती है, एक ऐसी छवि का निर्माण कर लिया जाता है जिसके मूल में भाव अथवा विचारों की प्रेरणा रहती है। उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं कि कवि निराला की कविता है संध्या सुंदरी। निराला संध्या समय का एक मान लीजिए आप नाम है, सुबह दोपहर शाम संध्या। संध्या नाम की कोई नायिका नहीं है जिसको हम देख सकें,
लेकिन कवि जब कहते हैं मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे, तब हमारे मस्तिष्क में या हमारे मनश्चित्र में एक छवि उभरती है, और वह एक ऐसी सुंदरी की उभरती है कि ऐसी 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 होगी जो आसमान से उतर रही है। शब्द और अर्थ, शब्द और उससे निकले हुए अर्थों के माध्यम से ये बिंब हमारे दिमाग में बन जाता है। इसके मूल में भाव विचार की प्रेरणा है। कवि सूर्यास्त के समय का वर्णन कर रहे हैं, ये कहलाता है बिंब। बिंब के प्रकार, बिंब मुख्य रूप से तो देखिए 2 प्रकार के ही होते हैं, नए बिंब और प्राचीन बिंब। नए बिंब कोठरी में दीप की लो सेकती ठंडा अंधेरा, अथवा बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, ये नई कविता के बिंब हैं। प्राचीन में बिंब कुछ और थे, नई कविता में ये थे। अब काव्य बिंब के लक्षण क्या क्या होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है चित्रात्मकता। काव्य बिंब की पहली विशेषता ये है कि चित्रात्मकता, वह हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र का निर्माण करता है, और जो बिंब है वह चित्र की भांति हमें महसूस होता है। शब्द रूपात्मकता, बिंब जो होता है वो रेखाओं के द्वारा अंकित नहीं किया जा सकता। बिंब जो है वो शब्दों में होता है, रेखाओं में जो होता है वो हमें दिखाई देता है, वो चित्र है। लेकिन बिंब जो होता है वो शब्दों के माध्यम से कवि या साहित्यकार शब्दों के द्वारा ऐसा वर्णन करता है कि उससे जो अर्थ निकलता है उस अर्थ के आधार पे हमारे मस्तिष्क में या हमारे हृदय में या मन में एक बिंब तैयार हो जाता है। तीसरी, इंद्रियता। बिंब जो होता है उसके अंदर इंद्रियों को गुदगुदाने की क्षमता होनी चाहिए। बिंब जो होगा उसमें इंद्रियों को गुदगुदाने की क्षमता होगी, वह हमें उद्बुद्ध कर देगा, वह हमें उद्वेलित कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा गीत या कविता है जो बरसात के मौसम में, जिसका बरसात के मौसम का जिसमें जिक्र हो या वर्णन हो, या नायक नायिका भीग रहे हों, तो हमारी जो इंद्रियां हैं हम उसको सुनेंगे तो हम भी विचलित या चंचल हो उठेंगे। अगला है भावोत्पादकता। बिंब के अंदर भावों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वह हमारे विचार अथवा भावों को उद्वेलित करता है। आरोपण का अभाव, बिंब के अंदर आरोपण का अभाव होता है। जिस प्रकार अलंकार काव्य में ऊपर से आरोपित किए जाते हैं, कविता का अर्थ कुछ और होता है लेकिन अलंकारों के द्वारा केवल उसको सुंदर बनाया जाता है, उसी प्रकार बिंब जो होता है वो आरोपित नहीं होता, वह शब्दों के अंदर स्वतः ही उभरता है। आरोपण का अभाव उसमें पाया जाता है। उसका वस्तु से सीधा संबंध होना चाहिए, यानी जिस वस्तु का वर्णन कर रहे हैं उससे वैसा बिंब ग्रहण किया जाना चाहिए। बिंब के भेद, बिंब हमने एक ऊपर की परिभाषा में पढ़ा कि बिंब जो है वो हमारी इंद्रियों के सन्निकर्ष से परमात्मा के चित्त में उद्बुद्ध होता है। तो बिंब के भेद हैं घ्राणपरक, जो सुगंध के द्वारा बिंब पैदा हो, स्वादपरक, चखने के बाद बिंब पैदा हो, ध्वनिपरक, सुनने के बाद कोई बिंब पैदा हो, चाक्षुष और देख करके किसी बिंब की उत्पत्ति हो। अन्य भेद भी बहुत सारे किए जाते हैं। सरल बिंब जो बहुत जल्दी उभर जाए, एक होता है तात्कालिक बिंब, किसी ने कुछ बात कही या किसी ने वर्णन किया, कुछ शब्दों का प्रयोग किया और अचानक कोई एक छवि बन गई। विश्रृंखलित बिंब, टुकड़े टुकड़े, कुछ बिंब टुकड़े टुकड़े बनते हैं, घटनाएं एक के बाद एक चित्र जुड़ते जाते हैं, वो कहलाते हैं विश्रृंखलित बिंब। प्रतिभा शून्य, कुछ बिंब ऐसे होते हैं जिनमें कोई छवि ही नहीं होती लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कुछ है। रूपात्मक, किसी बनावट के आधार पर निर्माण किया गया बिंब। अलंकारिक, अलंकारों के माध्यम से तैयार बिंब। और प्रतीकात्मक, प्रतीक के माध्यम से भी बिंब की उत्पत्ति होती है। कुछ ऐसे प्रतीक होते हैं जैसे हमारी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, ये सारी की सारी प्रतीक हैं। ये प्रतीकात्मक बिंब जो उभरते हैं वो भी एक बिंब होते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा काव्य बिंब का अर्थ, उसकी परिभाषा, काव्य बिंब के लक्षण और भेद या प्रकार। धन्यवाद।